Hello and welcome students. Today we'll be talking about variations. Now we have discussed about this topic in our very first lecture of this lesson, in which I told you that variations are the differences in characteristics amongst the members of the same species. अगर आप एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को देखोगे तो आपको उनमें आपस में कई सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे. दे मे बी इन द टर्म्स ऑफ द स्किन टाइप. अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो वो आई का शेप, नोज़ का शेप, हेयर का टाइप, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो, ये सब इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ वेरिएशन. सो वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन द सेम species. If you compare yourself with the remaining human population, आप देखोगे आप में और बाकी ह्यूमन पॉपुलेशन सब में आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखेंगे. या फिर अपने आप को आप अपने क्लासमेट से कंपेयर करो तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखेंगे. एक स्टेप और आगे जाकर अगर आप अपने आप को अपने फैमिली मेम्बर से ही कंपेयर कर लो, स्टिल यू विल सी सो मैनी डिफरेंसेस. दीज डिफरेंसेस आर एक्चुअली वेरिएशंस. So first of all I'll talk about the types of variations. Variation के mainly दो types हैं, somatic variations and germinal variations. So actually when you look at any organism, there are two types of cells. Most of them are the somatic cells or the body cells which perform the normal functions of the body, and some of them are the somatic cells. Somatic cells means the germinal cells. Germinal cells means the cells which produce gametes and are responsible for the production of the next generation. तो somatic cells वो हैं जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारे स्किन सेल्स, मसल सेल्स, लीवर, किडनी, स्टमक सेल्स जो बॉडी के काम कर रहे हैं वो सब सोमैटिक सेल्स हैं. वो सेल्स जो कि गैमेट्स बना रहे हैं वो सेल्स जर्मिनल सेल्स हैं. ठीक है, तो वो वैरायटी जो हमें सोमैटिक सेल्स में मिलती है वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगी, बिकॉज सोमैटिक सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा देर धूप में रहें, हमारा स्किन टैन हो जाए, तो ये जो वेरिएशन हमारे अंदर आई है ये अगली जनरेशन में नहीं जाएगी, ये सिर्फ स्किन सेल्स को अफेक्ट करेगी. या अनदर एग्जांपल, सपोज़ कोई अगर जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी मसल्स डेवलप हो गई हैं, तो ये जो वेरिएशन है उसके बच्चे में नहीं, बच्चा जो उनका होगा वो डेवलप्ड मसल्स के साथ पैदा नहीं होगा, बिकॉज वो वेरिएशन मसल्स में है और मसल्स जो है वो गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. ओके, next are the germinal variations. Germinal variation means variations found in the germ cells, means those cells which produce the gametes. जैसे आपने germ mother cells के बारे में पढ़ा होगा, sperm mother cells, egg mother cells, spermatocytes, oocytes, वो जो सेल्स हैं जिसमें मियोसिस हो रही है और गैमेट्स बन रहे हैं, अगर उनमें कोई वेरिएशन है तो वो अगली जनरेशन में पास ऑन होगी. और वो भी आगे दो टाइप की है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस. सो जर्मिनल वेरिएशंस मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस? कंटिन्यूस जैसे मैंने लाइन बना दी कंटिन्यूस, आपको इसमें अगर मैं बोलूँ भाई इसकी टाइप्स बताओ, इसमें कितने टाइप्स जो है इस लाइन में आपको दिख रहे हैं, आप नहीं बता पाओगे. ठीक है, या अगर मैं बीच में एक लाइन बना दूँ यहाँ पर, तो आप दो टाइप बता दोगे, वन इज़ अ शॉर्ट लाइन एंड वन इज़ अ लॉन्ग लाइन. ठीक है, तो मतलब क्या है मेरा कि कंटिन्यूस वेरिएशन में आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी. कहीं पर भी आप बीच में कोई डिस्क्रीशन नहीं कर पाओगे, कोई डिस्क्रीट कैटेगरीज उसमें उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट में आपको कई तरह की हाइट्स मिलेंगी. वेरी टॉल, ठीक है, टॉल, समवॉट टॉल. तो यहाँ पर आपको हर कैटेगरी की हाइट मिलेगी, हर हाइट के ह्यूमन बींग्स आपको मिलेंगे. तो दिस वेरिएशन इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएशन. आप इसमें कोई पर्टिकुलर कैटेगरीज नहीं बना सकते.
अगर सिर्फ ऐसा होता टॉल और शॉर्ट दो ही कैटेगरीज होती तो वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती। ठीक है, तो हाइट में, स्किन में, वेट, ह्यूमन बॉडी के वेट में आप कोई दो चार कोई कैटेगरीज नहीं बना सकते, आपको हर वैरायटी मिलेगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की। सो दिस इज अ कंटिन्यूस वेरिएशन, दैट मीन्स इन विच a phenotypic trait shows a series of types distributed on a continuum rather than grouped into discrete categories। तो आपको कोई क्लियर कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में हर टाइप के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएशन। और अगर आप कोई दो या तीन या चार क्लियर कैटेगरीज बना सकते हैं तो आप उसको डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहोगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन टंग या तो रोल होगी या नहीं होगी, सो रोलिंग और नॉन रोलिंग। ठीक है, या ब्लड ग्रुप या तो ए या बी या ए बी या ओ, मतलब क्लियर कैटेगरीज बन गई। ठीक है, तो वो होगी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा ए और थोड़ा सा ओ ब्लड ग्रुप हो जाए, तो वो जो है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में आ गया। सो यहाँ पर आपको जर्म लाइन और सोमैटिक वेरिएशंस की बात हो रही है। वैसे यहाँ म्यूटेशन लिखा है, म्यूटेशन इज़ अ रीज़न फॉर वेरिएशन, म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन आई। ठीक है, कोई एक चेंज आया, उसके कारण उस ऑर्गेनिज्म में एक नया कैरेक्टर आ गया। सो म्यूटेशन इज़ नॉट सेम एज वेरिएशन। म्यूटेशन मीन्स चेंज इन डीएनए एंड वेरिएशन मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स अमंगस्ट अ पॉपुलेशन। तो म्यूटेशन इज़ अ रीज़न फॉर वेरिएशन, म्यूटेशन के कारण ही आपको अलग अलग जो है कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। तो सपोज़ एक म्यूटेशन आ गई, एक चेंज आ गया, वो बॉडी के किसी सोमैटिक टिश्यू में आया है, इस एरिया में इस इंसान के, चाहे वो मसल्स है चाहे स्किन में, एक पर्टिकुलर चेंज आ गया, तो वो चेंज, वो वेरिएशन जो है वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि जो है ये टिश्यू गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर जर्म सेल्स में म्यूटेशन आई तो गैमेट्स में म्यूटेशन आएगी और गैमेट्स के थ्रू ये इस इंडिविजुअल के हर एक सेल तक पहुंचेगी, मतलब अगली जनरेशन तक ये पहुंचेगी और वो भी पूरी बॉडी में पहुंचेगी, दैट इज़ जर्म लाइन म्यूटेशन। ओके, और उससे वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगी। दिस इज़ जर्म लाइन म्यूटेशन और जर्म लाइन वेरिएशन विच इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। Then those germline mutation, they are of two types, continuous variation में आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको हर एक हाइट के और हर एक स्किन कलर के जो है इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरीज नहीं बना सकते। तो मतलब यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरी नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द वैल्यू, हाइट की कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है जितनी आज तक हमें मिली है, हो सकता है फ्यूचर में उससे ज़्यादा हाइट वाला भी कोई इंडिविजुअल आ जाए, या जितना शॉर्ट हाइट है सबसे जो बौना इंसान है उससे भी और बौना इंसान आगे फ्यूचर में आ सकता है, तो कोई लिमिट नहीं है। इट टेंड्स टू बी क्वान्टिटेटिव, तो जो ये कंटिन्यूस वेरिएशंस है ये क्वान्टिटेटिव वेरिएशंस हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्किन कलर की ही बात करूं तो ये जो स्किन कलर के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो ह्यूमन बींग्स में कई सारे क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है, पॉलीजेनिक ट्रेट है, मतलब उसके लिए कई सारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कुछ जो कई सारे क्रोमोसोम पे हैं। ठीक है, सपोज डार्क स्किन टोन की अगर मैं जीन ले लूँ, डार्क स्किन टोन के लिए मैं कैपिटल लेटर में लिख लेती हूँ, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मान लो ये भी कैपिटल ए है, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल बी है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा ये कैपिटल लेटर मुझे मिलेंगे, 2 कैपिटल ए और 2 कैपिटल सी मुझे मिल गए, तो मतलब इस इंडिविजुअल का स्किन कलर डार्क होगा। इसमें से एक भी सी को मैं स्मॉल सी कर दूं या एक भी ए को मैं स्मॉल ए कर दूं तो स्किन कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। मतलब कि डार्कनेस वाली एलील जो है उनकी गिनती कितनी है, या जो है स्किन में लाइट स्किन टोन वाले एलील्स उनकी गिनती कितनी है टोटल, उसके हिसाब से स्किन टोन अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह हाइट की भी के लिए भी बहुत सारी जीन्स हैं जहाँ पे हाइट के एलील्स हैं, तो उनमें एलील्स की गिनती की टॉल हाइट वाले या शॉर्ट हाइट वाले
कितने हैं उस हिसाब से हाइट में आपको अलग अलग जो है वैरायटी, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एलील्स की क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में अलग अलग वैरायटीज़ में। सो दीज ट्रेट्स आर क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, हार्ट रेट, फिंगर लेंथ, लीफ लेंथ, ये सब कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं। और जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का लाइन ग्राफ बनेगा जिसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल्स एवरेज में आएंगे, मीन हाइट के आसपास, मीन वेट के आसपास ज़्यादातर इंडिविजुअल्स आएंगे। एक्सट्रीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा टॉल या बहुत ड्वार्फ, ये कम मिलेंगे। और इन ट्रेड्स को काफ़ी सारी जीन्स कंट्रोल करती हैं, दैट इज़ वाई दे टेंड टू बी क्वांटिटेटिव। एंड एग्जाम्पल इज़ ह्यूमन हाइट। देन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, उसमें मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। ये ईयर लोब है, दिस वन इज़ फ्री ईयर लोब, दिस वन इज़ अटैच ईयर लोब। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ईयर लोब जो है वो फ्री है और यहाँ पे वो स्किन के साथ अटैच्ड है। तो या तो वो फ्री है या अटैच्ड है, इसमें आपको बीच में कोई इंटरमीडिएट टाइप्स नहीं मिलेंगे कि थोड़ा और फ्री या थोड़ा और अटैच्ड। इस तरह की इंटरमीडिएट कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, क्लियर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज मिलेंगी, नो इन बिटवीन कैटेगरीज आर देयर। और यहाँ क्वालिटी है, मतलब या तो है या नहीं है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा इस तरह से नहीं है। इनको जो है एक या कम जीन्स कंट्रोल करती हैं, जो नहीं कि हमेशा दो एलील्स, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ब्लड ग्रुप्स ए बी, बी एंड ओ, और इनका ग्राफ जो है वो बार ग्राफ बनेगा बिकॉज दे आर डिसकंटिन्यूस। एग्जाम्पल कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे सिस्टिस फाइब्रोसिस, सिकल सेल, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज या तो सिकल शेप हैं या नॉर्मल बाइकनकेव शेप के हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स जो हैं उसमें आपको टाइप्स बता दिया। फिंगरप्रिंट्स में भी 3 या 4 टाइप्स के फिंगरप्रिंट्स जो बेसिक पैटर्न्स हैं, तो इसमें आपको जो है डिस्क्रीट कैटेगरीज मिलेंगी। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कॉजेस ऑफ वेरिएशन। क्यों है, क्या कारण है कि एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स एक जैसे नहीं है, या फिर एक ही फैमिली में आप अपने और अपने भाई बहन को कंपेयर करो, आप एक जैसे नहीं हो। तो इसका कारण क्या है, कारण हमारे डीएनए में, जीन्स में, जेनेटिक्स में है, या फिर एनवायरनमेंट भी जो है हमारे बीच में डिफरेंसेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जेनेटिक फैक्टर्स देखेंगे, क्या कारण है कि आप और आपके भाई बहन एक जैसे नहीं हैं। तो सबसे पहला कारण जो है हमें कोई एक नया कैरेक्टर आने का, जैसे मैं बात कर रही थी सिकल शेप्ड आरबीसी, वो आए कहाँ से, दैट वाज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे पहला कारण है म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण कोई एक नया कैरेक्टर पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और अगर वो जर्म सेल्स में है तो वो आगे पास ऑन होगा। सो दैट म्यूटेशन मे बी इन क्रोमोसोम और मे बी इन अ सिंगल जीन, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन म्यूटेशंस के कारण किसी एक इंसान में एक नया कैरेक्टर आ गया, वो कैरेक्टर के कारण वो दूसरों से अलग हो गया, तो यही वेरिएशन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वो जो फैक्टर, वो जो भी चेंज उनमें उसमें वैरायटी आई है, वो अगली जनरेशन्स में पास ऑन होगी। सो द 2 मेन रीजंस फॉर जेनेटिक वेरिएशन आर म्यूटेशंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। म्यूटेशन के कारण कोई एक कैरेक्टर हम में आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वो कैरेक्टर भी पास ऑन हुआ, और हम में वो कैरेक्टर जो हमें कई जेनरेशन से मिलते आ रहे हैं वो भी आगे पास ऑन हो रहे हैं। सो दीज आर द 2 मेन रीजंस फॉर जेनेटिक कॉजेस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर हमसे हमारे गैमेट्स के थ्रू हमारी अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, और वो पास ऑन होते वक्त, तो अगर जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 भाई बहन भी क्यों एक जैसे नहीं दिखते, सेम ही पेरेंट्स के तो बच्चे हैं वो, तो वो क्यों नहीं एक जैसे दिखते। अगर हम रीज़न देखें तो 3 मेन रीजंस हैं, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन। इन 3 कारणों से एक ही फैमिली के जो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं दिखते, उनमें वेरिएशन होती है। और जब एक ही फैमिली के एक जैसे नहीं हैं तो बाकी दूसरी फैमिलीज़ के से तो जो है डिफरेंसेस आने ही आने हैं। तो इन तीनों
रीजंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर. यू नो दैट क्रॉसिंग ओवर इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ये गैमेट्स के फॉर्मेशन के वक्त जो है एक प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर. तो मियोसिस के वक्त ये होता है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दिस इज़ अ क्रोमोसोम नंबर 1. सिर्फ एक क्रोमोसोम मैं ले रही हूँ, क्रोमोसोम नंबर 1. ठीक है. एंड नॉर्मली एवरी क्रोमोसोम इट हैज़ 2 मेंबर्स. वन मान लो ये फ्रॉम फादर है, पैटर्नल, और दूसरा ये मैटर्नल, ये मदर से मिला है. ये 2 क्रोमोसोम हमारा होमोलोगस पेयर है और इन दोनों पे एक ही कैरेक्टर के एलील्स हैं. सपोज मान लो यहाँ पर हाइट का है तो यहाँ भी हाइट का होगा. मान लो ये स्किन कलर का है तो यहाँ भी स्किन कलर का होगा. मान लो ये आई कलर का है तो ये भी आई कलर का होगा. ये वैसे क्रोमोसोम नंबर 1 में होते नहीं कैरेक्टर्स, बट आपको समझाने के लिए मैं ये 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ. ठीक है. लेकिन ज़रूरी ये सेम हो सकता है कि यहाँ पर जो पहला ये मैंने फादर वाला जो ये पहला मैंने माना हाइट का है, मान लो ये टॉल हाइट का है. मदर वाला ये ड्वार्फ, में डी लिख रही हूँ एक बार, ड्वार्फ हाइट का है. ठीक है. सेकंड स्किन कलर का है, मान लो फादर का डार्क और मदर का फेयर. और थर्ड आई कलर का है, मान लो फादर ब्राउन एंड मदर ब्लैक आइज, BL लिख रही हूँ मैं. ओके. नाउ जब मियोसिस करनी हो तो क्या होता है, हर क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बनाता है. ये फादर के क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई. इस कॉपी को इसके सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा. ये दोनों सेंट्रोमेयर पे जुड़ गए. मदर के क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई और ये दोनों जुड़ गए. ये फादर और मदर की जो ये क्रोमोसोम थी ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थी. अब क्रोमोसोम नंबर 1 में 4 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4. ओके. नाउ आफ्टर दिस ड्यूरिंग मियोसिस 1, प्रोफेज 1, आपको स्टेजेस याद होंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन. तो एक प्रोसेस होता है साइनेप्सिस. होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर करके अपने पार्ट्स एक्सचेंज करती हैं ड्यूरिंग पेकाइटिन स्टेज, एंड दैट एक्सचेंजिंग ऑफ पार्ट्स इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया. एक्सचेंज होने से कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा वैरायटी आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी जो जितने सेम पोर्शन एक्सचेंज हुआ है. तो जिस कैरेक्टर की जीन यहाँ पर थी सेम ही कैरेक्टर की जीन, वो जीन का जो है यहाँ लॉस नहीं हुआ. तो अब देखें हमने जो है ये जो है रब हो गया. मैं दोबारा लिख देती हूँ. या मदर की यहाँ पर हमने कौन सी जीन ली थी, हाइट की जीन ली थी. फादर की क्या कॉम्बिनेशन थी, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये लिखना पड़ेगा मुझे. सिर्फ फादर वाली कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं. हाइट थी टॉल, स्किन था डार्क और आइज थी ब्राउन. ठीक है. एक्सचेंज होने के कारण अब यहाँ पर मदर वाली जीन आ गई और हाइट की जीन अब क्या हो गई, हाइट की जीन हो गई ड्वार्फ या शॉर्ट. स्किन कलर वाली अभी भी डार्क है. आई कलर वाली आ गई ब्लैक. ठीक है. अब जो है ये अल्टीमेटली ये और ये अलग अलग गैमेट में जाने हैं. तो जिस गैमेट को ये वाला क्रोमोसोम मिलेगा उसको एक नई कॉम्बिनेशन मिलेगी. द हाइट विल बी ड्वार्फ, स्किन कलर विल बी डार्क एंड आईज विल बी ब्लैक. ठीक है. फादर टॉल थे, स्किन कलर डार्क था, आंखें ब्राउन थी. और अगर ये गैमेट जो गया है वही आगे जाके फ्यूज़ हो जाता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो हो सकता है बच्चा जो है हाइट छोटी हो, स्किन डार्क हो और आंखें ब्लैक हो. वो कैरेक्टर जो कि ना तो उनके फादर में था और ना उनकी मदर में था, दोनों का मिक्सचर था, वो कैरेक्टर बच्चे को मिल गया. तो ये वेरिएशन है. ये तो अभी मैंने सिर्फ एक क्रोमोसोम नंबर 1 में बताई है. क्रॉसिंग ओवर के कारण जीन्स की एक नई कॉम्बिनेशन मिल गई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक है. तो ये गैमेट जब आगे जाके फ्यूज़ होंगे तो क्रोमोसोम नंबर 1 के कारण ये 3 जो है नए तरह का एक मिक्सचर आ गया. सिर्फ ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर 1 तो नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 2 3 4 23 तक क्रोमोसोम है. आप ये सोचो हर क्रोमोसोम में इस तरह की क्रॉसिंग ओवर हो रही है. किसी में कुछ पार्ट हो रहा है, किसी में ज़्यादा पार्ट हो रहा है. हो सकता है डबल क्रॉस ओवर हो जाए, ये और ये वाले जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए, या फिर इसी में 2 जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए. ठीक है. या हो सकता है किसी एक पेयर में क्रॉसिंग ओवर हो ही ना.
किसी एक पर्टिकुलर सेल में कितने सेल गैमेट्स बना रहे हैं, और सभी में ये 23 जोड़ों में कहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कहीं नहीं हो रही, तो कितनी वैरायटी हमें मिलेगी। तो पहला कारण जो है ये नई कॉम्बिनेशंस का, वो है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और वो भी हर एक क्रोमोसोम में ही हो रहा है। अभी तो हमने एक क्रोमोसोम शो करी है। अब इसके बाद जब ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद इन क्रोमोसोम्स ने अलग अलग गैमेट्स में जाना है। अब मैंने यहाँ 2 पेयर लिए हैं, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए मैंने एक पर्टिकुलर जीन पेयर लिया है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और बी में सेकंड में लिया है स्मॉल बी और कैपिटल बी। इसको थोड़ा एनलार्ज कर लें। ये सिर्फ अभी 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जब गैमेट बनेगा, अल्टीमेटली जब गैमेट बनेंगे, हर गैमेट को एक ए और एक बी मिलना है। ओके, सो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 2 तरह की अरेंजमेंट के बाद मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 जब होगी, फाइनली हमें या तो स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिलेगा, या स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी मिलेगा। या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, या कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी। ये 4 तरह के गैमेट्स हमें 2 क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो मिल रहे हैं। सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स में 4 तरह के गैमेट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, 4 तरह के गैमेट्स हमें मिल रहे हैं। और हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कितनी हैं? टोटल 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर जब पहले 2 सेल्स में डिवाइड होने हों, तो पहले आप ये सोचो कि मान लो कोई 2 गैमेट्स ही मैं कंपेयर कर लूँ। किसी एक गैमेट को क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का मिला है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे गैमेट में भी क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का हो। वो मदर का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है। और मान लो कि यहाँ पे इतनी क्रॉसिंग ओवर हुई है, इतना पार्ट हो सकता है, दूसरे में इतना पार्ट क्रॉस ओवर होके आया हो। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 23 इसके और 23 इसके सेम नहीं होंगे। कोई फादर वाला होगा, कोई मदर वाला होगा, कहीं पे ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, कहीं पे कम क्रॉसिंग ओवर होगी। तो मैं जितने भी गैमेट्स इस ऑर्गेनिज्म में बने हैं, अगर मैं कोई भी 2 कंपेयर कर लूँ तो कोई भी 2 एक जैसे नहीं होंगे। 2 रीज़न है। पहला, क्रॉसिंग ओवर के कारण, वो 23 जो सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, किसी में कम क्रॉसिंग ओवर है, किसी में ज़्यादा, किसी में है ही नहीं, दूसरे गैमेट में उससे अलग कुछ होगा। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण किसी को क्रोमोसोम नंबर 1 फादर वाला मिला होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 भी फादर वाला मिला होगा। मान लो पहले 10 फादर वाले मिल गए, क्या हर एक गैमेट में ऐसे होगा? नहीं, किसी में कोई फादर वाला होगा, कोई मदर वाला होगा। तो इतनी तरह की कॉम्बिनेशन, कितनी तरह की कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं? 2 सेल्स में डिवाइड होना है और टोटल 23 जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, 2 to the power 23 टाइप्स की अरेंजमेंट हो सकती हैं। दैट मीन्स ड्यूरिंग मियोसिस इन ह्यूमन बींग्स, क्रोमोसोम्स कैन लाइन अप 2 to the power 23। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हर एक पेयर में होती हैं। 23 हमारे जो जोड़े हैं, तो ये 10 to the power 7, 10 मिलियन और 1 करोड़ वेज हो सकते हैं, जिसमें ये 23 पेयर्स जो हैं ये अलग होके 2 सेल्स में जा सकते हैं, जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म में बनने वाले जो गैमेट्स हैं, दे मे बी ऑफ 1 करोड़ डिफरेंट टाइप्स। एक पर्सन 1 करोड़ डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, एंड ऑल्सो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। कोई भी 2 गैमेट्स एक जैसे नहीं हैं, और इन्हीं में मेल गैमेट स्पर्म भी इतने तरह के, एग्स भी इतने तरह के। हालांकि इन सभी एग्स में से कोई एक एग ही एक टाइम पे जो है ओव्यूलेट होता है, बाकी सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 4 में से 3 ख़त्म हो गए, लेकिन और जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी एक टाइम पे एग नहीं बना रहे, लेकिन इन्हीं 1 करोड़ टाइप में से कोई एक एग एक बार में किसी एक स्पर्म से फ्यूज़ करता है, एंड दैट मीन्स an individual
एक पेयर जो है वो 10⁻14 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकता है अपने गैमेट्स की गिनती के हिसाब से। आप उन्हीं में से आप एक टाइप हो। आप और आपके भाई बहन एक जैसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि एक टाइम पर जो दो गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, पहली बार तो वो अपने उसी टाइम पे बने दूसरे गैमेट जैसे नहीं है। अगली बार जो दो गैमेट्स होंगे वो पिछली बार जैसे गैमेट्स जैसे सेम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी दो जो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। हाँ, अगर एक ही स्पर्म और एक ही ओवम फ्यूज़ कर रहे हैं और जाइगोट बन रहा है और गलती से ये जाइगोट दो पार्ट्स में डिवाइड होकर दो जाइगोट्स बन जाएं, आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएं, तो वो एक जैसे होंगे, लेकिन उनमें भी म्यूटेशन के कारण थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है। सो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन, ये तीन कारण हैं कि कोई दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होंगे। क्रॉसिंग ओवर के कारण ह्यूमन बींग्स में बात करें तो वो जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, किसी में कितना पार्ट क्रॉस ओवर होगा, किसी में कितना, तो हर एक क्रोमोसोम एक नई तरह की कॉम्बिनेशन लेकर आएगा जो दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर होगी। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर्स मिल गए। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते वक्त जो क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे से अलग होंगी तो उनके जो है अलग होने के कारण कोई भी दो गैमेट्स एक जैसे नहीं होंगे। जो कॉम्बिनेशन एक गैमेट को मिला है, सेम कॉम्बिनेशन दूसरे गैमेट को नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, जो गैमेट्स ही इतने तरह के बने, उनमें से कोई दो गैमेट चांस फैक्टर के कौन से दो गैमेट फ्यूज करें। सो एवरी जाइगोट इज यूनिक। सो दिस इज द रीज़न फॉर वेरिएशन। तो इतने रीजंस के बाद मान लो एक जाइगोट बना और वो बड़ा हो रहा है वो, तो क्या अब उसके बाद उसमें और कोई वेरिएशन नहीं आ सकती? आ सकती है, एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। या आगे म्यूटेशन भी हो सकती है बर्थ के बाद भी। ठीक है, म्यूटेशन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो वेरिएशन ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने 3 ही लिए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइट है या नहीं है, या उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इस हिसाब से अलग अलग तरह की फिनोटाइप्स हमें प्लांट्स या एनिमल्स में मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, स्किन पिगमेंटेशन इन, अगर फ़िश की बात करें तो आपको एक ही स्पीशीज़ की फ़िश में अलग अलग तरह की स्किन पिगमेंटेशन मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच दे आर रिसीविंग। टेम्परेचर के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, उसके हिसाब से हमें अलग अलग चेंजेस आ सकते हैं। डाइट, न्यूट्रिशन के कारण भी एक ही फैमिली में आप अगर मान लो ट्विन्स की अगर हम बात कर लें, आइडेंटिकल ट्विन्स थे, एकदम एक जैसे थे, एक ही जाइगोट से जो है दोनों बने, लेकिन एक ने जो है डाइट ऐसे ली कि उसके मसल्स एक्सरसाइज करी, डाइट करी, अच्छी डाइट खाई, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई, और उसका जो दूसरा आइडेंटिकल ट्विन है उसकी ग्रोथ कम हुई। तो ये भी एक तरह की वेरिएशन है, दोनों एक जैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और डाइट कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट वेरिएशन। स्किन टैनिंग, अगर हम धूप में खड़े रहें तो चाहे हम जब पैदा हुए थे तो फेयर थे, दो भाई बहन हैं मान लो, उसमें से एक जो है वो ज़्यादा धूप में रहता है तो उसका स्किन कलर में फ़र्क आ जाएगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। और भी फैक्टर हैं, जैसे मान लो वाटर, जो पौधे पानी में ऊपर लेवल में हैं, जो मीडियम लेवल में हैं, जो है डीप हैं, उनमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द हाइट इन विच दे आर ग्रोइंग। सो दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स which can bring about variation. Now what is the importance of variation? अगर हम जैसे आजकल की बात करें, कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 जो ये डिज़ीज़ है, अगर हम सब एक जैसे होते, एकदम क्लोन्स होते, हमारा इम्यून सिस्टम भी एक जैसा होता, हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता भी एक जैसी होती, तो अगर मान लो कि इसका एक पे इफ़ेक्ट होता तो हम सब पे इफ़ेक्ट होता, क्योंकि हम सब में सबकी इम्यूनिटी एक जैसी होती, तो हम सब जो है एक साथ ख़त्म हो जाते। लेकिन हम में से आप देखोगे कुछ जो है बीमारी से लड़कर वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं लड़ पा रहे हैं। तो कुछ इंडिविजुअल्स अपनी वेरिएशंस के कारण, जो उनको वैरायटी मिली है जीन्स की, उसके कारण वो एक पर्टिकुलर स्ट्रगल में, एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल में वो बेटर फिटेड हैं, तो वो स्टे करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो जो है आगे उनकी जनरेशन जो है वो
जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, सो दिस वेरिएशंस दे हेल्प एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो अडेप्टेशन में भी इसका रोल है। जैसे मैं वो प्लांट्स की बात कर रही थी, कोई मीडियम हाइट में रह रहे हैं, उनके लीव्स अलग होंगे, जो टॉप में रह रहे हैं उनके लीव्स अलग होंगे, जो डीप रह रहे हैं उनके लीव्स अलग। तो ये एक तरह की वेरिएशन है, उनको जो है अडेप्ट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस के कारण एक नया ट्रेट आ जाता है पॉपुलेशन में जो पहले नहीं था। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शीप नोन एज एनकन शीप, शॉर्ट लेग्ड शीप है। तो छोटे लेग वाली शीप एक नई तरह की वैरायटी आ गई जो बाकियों से अलग है। या फिर अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, जैसे मैं पहले कह रही थी, तो उसके कारण एक नए तरह का ट्रेट आ गया, सिकल शेप का आरबीसी। चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन वो वेरिएशन के कारण जो है वो आगे पास ऑन हो रहा है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के कारण आया और आगे पास ऑन हुआ। ओके, वेरिएशंस के कारण हम प्लांट ब्रीडिंग में अलग अलग वैरायटीज़ चुनते हैं और एक नई वैरायटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो दे हेल्प इन इम्प्रूविंग पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ एनी प्लांट और एनिमल। दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर इवोल्यूशन। अगर वेरिएशंस ना होती तो शायद इवोल्यूशन भी ना होती। इवोल्यूशन मीन्स डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अगर हम आज से कई साल पहले ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें, उसके बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज की पॉपुलेशन को देखें, तो हम में और उनमें काफ़ी फ़र्क होगा। दिस चेंज विच इज़ ऑकरिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दिस मॉडिफिकेशन इज़ नोन एज इवोल्यूशन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरिएशंस आती जा रही हैं और वेरिएशंस आती जा रही हैं, अलग अलग तरह की वेरिएशंस आती जा रही हैं, और हम जो है आज के इंडिविजुअल्स और पहले के इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं। तो ये इवोल्यूशन है और इसका कारण जो है वेरिएशन ही है। वेरिएशन के कारण हमें हमारी एक अलग पहचान, एक अलग इंडिविजुअलिटी मिलती है। हम बाकियों से अलग हैं, ये वेरिएशन के कारण है, नहीं तो हम सब एक जैसे होते। ठीक है, अगर वेरिएशन ना होती तो एक स्पीशीज स्टैटिक रहती है। वही इवोल्यूशन वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो इवोल्यूशन या जो वेरिएशन है उसके कारण चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी जो स्पीशीज़ है वो स्टैटिक नहीं, वो चेंज होती जा रही है। प्री अडेप्टेशन कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल वेरिएशंस। न्यूट्रल वेरिएशन मतलब ऐसी वेरिएशन जिसका ना हमें फ़ायदा लग रहा है ना नुकसान है पर हमें पता नहीं कि वो है भी हमारे अंदर। एकदम से जब एनवायरनमेंट चेंज होती है तो कई बार यही वेरिएशन हमें बचा लेती हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू अ पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई मॉस्किटो रिपेलेंट जो है हमने लगाया है रूम में, तो कुछ मच्छर मर जाएंगे, कुछ नहीं मरेंगे। उनमें एक वेरिएशन है जो कि उन्हें पहले जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, नुकसान नहीं था, न्यूट्रल वेरिएशन थी, अभी तक उसका फ़ायदा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो नई हमने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया तो उस वेरिएशन के कारण उस मॉस्किटो पे उस पर्टिकुलर रिपेलेंट का असर नहीं हुआ, तो वो अब उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। सडन चेंज जब आए तो कुछ वेरिएशंस हमें उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं। So these were the importance of variations. Now your chapter number 5 is over. I'll be sending you notes, then I'll take a test, then we'll be starting lesson number 6. So this is all for now.